जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की अभी की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का भारत का हिस्सा बताने पर चीन में भारतीय ब्लॉगर को 15 घंटे से भी ज्यादा तक हिरासत में रखा गया। दोस्तों, ना तो पानी दिया गया ना तो खाना, भूखे मारने की गई कोशिश बताएंगे। भारत के अरुणाचल प्रदेश को लेकर फिर एक बार मामला गर्मा गया है दोस्तों, भारत चीन के बीच। आखिर क्यों ऐसे कदम उठा रहा है दोस्तों चाइना? क्यों भारतीयों को अरुणाचल के मुद्दे पर या फिर अरुणाचल के नागरिक को प्रताड़ित किया जा रहा है, बताएंगे। क्या है इसके पीछे चीन की मंशा दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे बांग्लादेश में मचे बवाल के बीच कैसे लोकतंत्र पर लग गया ताला, कैसे मोहम्मद यूनुस ने चली गंदी चाल दोस्तों, हसीना की अवामी लीग पार्टी पर लगा दिया पूर्ण बैन, जिसके बाद अमेरिका में मच गया बवाल दोस्तों। अमेरिकी सांसदों ने उठा दी बड़ी आवाज, मोहम्मद यूनुस को दे दी बड़ी चेतावनी, बताएंगे। जैसे चुनाव से पहले शेख हसीना को लेकर मोहम्मद यूनुस की सारी नई चाल की परतें खुलती जा रही हैं दोस्तों, लगे हाथों बताएंगे। आखिर ऐसा क्या है कि ढाका पहुंचने से पहले ही खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को लेकर इतनी ज्यादा और तगड़ी सिक्योरिटी कर दी गई है कि अमेरिका तक को एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई दोस्तों, बताएंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ेंगे ये चुनाव, जी हाँ। इस खुलासे के बाद बांग्लादेश में मच गया हड़कंप दोस्तों, साथ ही साथ अब उस्मान हादी के भाई ने भी मोहम्मद यूनुस पर लगा दिए गंभीर आरोप। वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस और बीजेपी समर्थकों के बीच तगड़ी झड़प दोस्तों, दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में भारी प्रदर्शन। और क्या यह प्रदर्शन विकराल रूप लेने वाली है? एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि दीपू चंद्र दास को जस्टिस मिलना ही चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा कहने वाले भारतीय ब्लॉगर को चीन ने लिया हिरासत में। 15 घंटे तक नहीं दिया पानी, न दिया खाना और जमकर क्या प्रताड़ित, बता दे। अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताने पर चीन में भारतीय ब्लॉगर को करीब 15 घंटे तक रखा गया हिरासत में। इस दौरान उसे खाना और पानी न देकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। अरुणाचल को लेकर पिछले एक महीने में यह दूसरी बार है जब चीन ने बदमाशी की है दोस्तों। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक भारतीय नागरिक को शंघाई एयरपोर्ट पर हिरासत में रखा गया था। भारतीय ब्लॉगर ने एक वीडियो बनाकर अब इसकी जानकारी दी है। उसने कहा है कि चीन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 घंटे से ज्यादा समय तक उसे हिरासत में रखा गया। ये घटना 16 नवंबर 2025 को हुई, जब दिल्ली के रहने वाले ऑन रोड इंडियन नाम के एक यूट्यूबर चीन के लिए निकले और फिर उन्हें हिरासत में रखा गया। ब्लॉगर के मुताबिक उन्हें इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि उन्होंने अपने एक ब्लॉग में अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया था, जो भारत का एक अभिन्न अंग है। ब्लॉगर ने उसी महिला का जिक्र किया जिसे शंघाई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया, जो अरुणाचल की रहने वाली थी। ब्लॉगर का कहना है कि उन्होंने अपने एक वीडियो में उस महिला का समर्थन किया था और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया था, इसीलिए उन्हें चीन में हिरासत में ले लिया गया था। दोस्तों, नवंबर में अरुणाचल की रहने वाली एक भारतीय नागरिक को शंघाई के पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने करीब 18 घंटे तक हिरासत में रखा था। उसके भारतीय पासपोर्ट को मान्यता देने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसका जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश था। एक वीडियो जारी करते हुए ब्लॉगर ने बताया कि जैसे ही वो इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा, अधिकारी ने उसका पासपोर्ट जांचा और सिस्टम में कुछ देखने के बाद उस पर एक स्टिकर लगा दिया। इसके बाद अन्य अधिकारियों को बुलाया गया और उसे एक अलग जगह लेकर जाया गया। ब्लॉगर ने बताया कि वहां पहले 2 घंटे तक कोई जानकारी नहीं दी गई, जिससे वो काफी ज्यादा डर गया। बाद में 2 चीनी अधिकारी उसे एक अलग कमरे में लेकर गए, उसके मोबाइल और उसके दूसरे उपकरण को जब्त कर लिए। ब्लॉगर ने कहा कि उसे शक होने लगा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर उसकी बातों को चीन ने अपने खिलाफ मान लिया। उसने ये भी कहा कि हिरासत के दौरान उसे ना तो खाना दिया गया और ना ही पीने तक के लिए पानी दिया गया, जबकि वो लगातार अधिकारियों से इसकी मांग करता रहा। वो यहाँ तक कहता रहा कि आप हमसे पैसे ले लेना, मैं पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पानी दे दो। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों अधिकारी चुप बैठे रहे, लेकिन उन्होंने उसको पानी लेकर नहीं दिया। दोस्तों, चीन लगातार अरुणाचल को लेकर अपना रुख रवैया अपनाता रहता है दोस्तों, और ये दूसरी बार ऐसी घटना है कि अरुणाचल को लेकर उसने भारतीयों को प्रताड़ना दी। हालांकि इससे पहले जब महिला को शंघाई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था, उस समय भारत के विदेश मंत्रालय ने तगड़ा जवाब दिया था चाइना को। रणधीर जायसवाल जी ने खूब खरी खोटी सुनाई थी, जयशंकर जी तक ने बयान दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है दोस्तों चाइना। और दूसरी बार उसने ये बड़ी हरकत की है। आपको बता दें,
चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और भारत के दावों को चुनौती देना उसकी लंबे समय से चली आ रही रणनीति का हिस्सा है। चीन दोस्तों ऐसा करके सीमा विवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीवित रखना चाहता है और भारत की संप्रभुता पर दबाव बनाए रखना चाहता है। चीन साउथ तिब्बत के नाम से अरुणाचल पर दावा करता है और हर अवसर पर इसको दोहराता है। जैसे हाल ही में शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल की महिला को 18 घंटे तक हिरासत में रखा। ये कार्रवाई मानसिक प्रताड़ना के जरिए संदेश देती है कि चीन अपने दावे पर कोई समझौता नहीं मानेगा। भारत ने इन घटनाओं पर कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया है, लेकिन चीन की नीति अपरिवर्तित बनी हुई है। दोस्तों भारत चीन सीमा विवाद जो है वो 1962 युद्ध से चला आ रहा है, जहां अरुणाचल पर असहमति प्रमुख है। चीन मैप्स, बयानबाजी और अब व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप से दबाव बनाता है। ये रणनीति भारत को रक्षात्मक बनाए रखने और वैश्विक मंचों पर विवाद को हवा देने का प्रयास है। दोस्तों चीन सीमा विवादों को जीवित रखकर भारत को रक्षात्मक स्थिति में बांधना चाहता है और अपने क्षेत्रीय दावों को वैश्विक मंचों पर मजबूत करना चाहता है। इन घटनाओं से वो संप्रभुता पर दबाव बनाता है और आंतरिक राजनीतिक एकता को बढ़ावा देता है। लंबे समय में यह रणनीति आर्थिक व सैन्य वर्चस्व स्थापित करने का हिस्सा है। चीन का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपको बता दें। चीन अरुणाचल जैसे क्षेत्रों को अपने कोर इंटरेस्ट में शामिल कर लेता है, जिससे कोई समझौता असंभव हो जाता है। विवादों से वो पड़ोसी देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है और वो अमेरिका, भारत जैसे गठबंधनों को कमजोर करने की कोशिश करता है। ऐसी कार्रवाइयां घरेलू प्रचार के लिए भी उपयोगी होती हैं, जहां राष्ट्रवाद को हवा दी जाती है। ऐसे में अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि चीन बौखला कर रह जाएगा, लेकिन अरुणाचल भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा, तो ये बात दोस्तों कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। और साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर, जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि हर किसी को चीन की नई चाल पता चल सके। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले आम चुनावों से पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी के आसार बनते नजर आ रहे हैं दोस्तों। दरअसल अमेरिका के सांसदों ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को एक पत्र लिखकर अवामी लीग पर से बैन हटाने की मांग कर दी है। पत्र में अमेरिकी सांसदों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। अमेरिकी सांसदों ने चेतावनी दी है कि एक देश की एक बड़ी पार्टी पर प्रतिबंध लगा देने से लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। आपको बता दें कि जुलाई महीने में हुए विद्रोह के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग और बांग्लादेश स्टूडेंट लीग पर बैन लगा दिया था। अमेरिकी सांसदों ने यह साफ किया है कि वो राष्ट्रीय संकट के दौरान अंतरिम सरकार की भूमिका को समझते हैं, लेकिन किसी पार्टी को दोषी करार देना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। पत्र में यह भी कहा गया है कि राजनीतिक गतिविधियों पर रोक और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी को पुराने ढंग से शुरू करना चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों ये पत्र ऐसे वक्त पर आया है जब मोहम्मद यूनुस ने अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में व्यापार, टैरिफ, चुनाव और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या पर चर्चा हुई। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि देश 12 फरवरी को चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी सरकार स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाएगी। इस दौरान मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को निशाने पर लेते हुए कहा कि निरंकुश शासन के समर्थक करोड़ों डॉलर खर्च करके चुनाव प्रक्रिया में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है और विदेश से हिंसा भड़काई जा रही है। वहीं शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अवामी लीग के बिना बांग्लादेश में चुनाव नहीं बल्कि राज तिलक होगा। जी हां, अब अमेरिकी दबाव के बाद दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस को अवामी लीग पार्टी पर से बैन हटाना ही पड़ेगा और एक बार अगर बैन हट जाता है तो भारत विरोधी पार्टियों, भारत विरोधी नेताओं की जमीन भी नहीं बचेगी बांग्लादेश में। जी हां, जैसा वर्चस्व शेख हसीना का लगातार सालों साल से बांग्लादेश में बना रहा है, बांग्लादेश की गांव-गांव तक जनताओं के दिलों में एक इमेज बनी हुई है दोस्तों, वो फिर एक बार झलकती दिखाई देगी। बस एक बार बैन हटने का है इंतजार। तो वहीं आपको बता दे चौंका देने वाली खबर, ढाका पहुंचने वाले हैं खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान। सिक्योरिटी है टाइट, लेकिन पीएम पद के लिए लड़ेंगे चुनाव। दोस्तों बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान आम चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और वे बोगुरा 6 सीट से अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बोगुरा वही इलाका है दोस्तों जहां उनका पुराना घर है और उनका जन्म भी यहीं हुआ। इस सीट से पहले उनके परिवार की वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया भी चुनाव लड़ चुकी है। तारिक रहमान के आगमन को लेकर पूरे देश में
में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। ढाका पहुंचने वाले रास्ते 25 दिसंबर की दोपहर से 26 दिसंबर शाम तक बंद रहेंगे। एयरपोर्ट के पास 300 फीट के इलाके में रहमान जनसंपर्क संबोधन देंगे। इनके अलावा वे 26 दिसंबर को बोगुरा में अपने पिता की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसी दिन अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बीएनपी के लाखों कार्यकर्ताओं और नेता बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से ढाका पहुंचेंगे। साथ ही 25 दिसंबर को बांग्लादेश में नए वोटर कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। राजनीतिक अस्थिरता के दौर में बीएनपी फिलहाल देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है और रहमान इस चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। हालांकि तारिक रहमान को कई चुनौतियों का सामना करना होगा। इनमें कट्टरपंथियों पर लगाम लगाना, मॉब वायलेंस को रोकना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और भारत जैसे पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करना शामिल है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें उस्मान हादी के भाई का मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप कह दिया, चुनाव रद्द करवाने के लिए तुमने मेरे भाई को मारा है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के चर्चित छात्र नेता और इंकिलाब मंचों के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ चुका है। मृतक के भाई उमर हादी ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया कि उनके भाई की हत्या आगामी राष्ट्रीय चुनावों को पटरी से उतारने के लिए कराई गई। उमर हादी का दावा है कि सत्ता में बैठे लोगों के एक गुट ने जानबूझकर इस हत्या को अंजाम दिया ताकि चुनावी माहौल को अस्थिर किया जा सके और राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। ढाका के शाहबाग इलाके में राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने आयोजित शहीदी शपथ कार्यक्रम में बोलते हुए उमर हादी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के मुताबिक उन्होंने कहा कि आप ही हैं जिन्होंने उस्मान हादी को मरवाया है और अब उसी मुद्दे को लेकर चुनाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के भीतर मौजूद एक खास गुट ने साजिश रचकर इस हत्या को अंजाम दिया। उमर हादी का यह भी आरोप है कि उनके भाई की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने किसी भी एजेंसी या विदेशी आकाओं के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। वहीं उमर हादी ने अंतरिम सरकार को तगड़ी चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर उनके भाई के हत्यारों को जल्द सजा नहीं दी गई तो यूनुस सरकार का अंजाम भी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जैसा हो सकता है। दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, वहीं पश्चिम बंगाल हावड़ा में पुलिस और बीजेपी समर्थकों के बीच तगड़ी झड़प, दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में भारी प्रदर्शन। दोस्तों बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में कोलकाता में बुधवार को एक बार फिर लोग सड़कों पर उतर पड़े। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे बीजेपी समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें हैं। टकराव उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस ने बीजेपी के मार्च को हावड़ा पुल तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया, जिससे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी बहस हुई। हावड़ा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम किसी को भी लोगों के सामान्य जनजीवन में बाधा डालने और प्रदर्शन के नाम पर यात्रियों को परेशान करने की अनुमति नहीं देंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी पैदा करने के प्रयास को रोकने के लिए हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने जैसे ही बीजेपी समर्थकों के मार्च को आगे बढ़ने से रोका, प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए। इसी बीच भीड़ ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग भी किया। यानी कि दोस्तों ये बवाल सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि भारत में भी उसकी लपटें दिखाई दे रही है और लगातार दीपू चंद्र दास के हत्यारों को पकड़ने की, उनको सजा देने की मांग उठाई जा रही है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी चाहते हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए, साथ ही साथ हिंदू समुदाय बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। वहीं आपको चौंका देने वाली खबर बता दें, अमेरिकी रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद कर रहा था चाइना, भारत के खिलाफ नया मॉडल। दोस्तों अमेरिका के रक्षा विभाग से जुड़े अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस मदद के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए भी मदद की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन का परोक्ष लेकिन निर्णायक समर्थन दिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने इस दौरान साइबर एक्टिविटी, इंटेलिजेंस सपोर्ट और डिप्लोमेटिक दांव पेच के जरिए पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी। इसके अलावा चीनी सैटेलाइट कवरेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस इनपुट ने पाकिस्तान की रियल टाइम स्थिति को मॉनिटर करने की क्षमता को बढ़ाया। दोस्तों CNN न्यूज 18 ने अमेरिकी दस्तावेजों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीजिंग और इस्लामाबाद अब भारत पर दबाव बनाने के लिए एक समन्वित ग्रे जोन स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, यानी एक ऐसी रणनीति जिसमें खुला युद्ध छेड़े बिना सैन्य, सूचना, साइबर और कूटनीतिक मोर्चों पर लगातार दबाव बनाया जाता है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बदलती रणनीति का अहम स्टेट था जिसमें पाकिस्तान सामने से भारत के खिलाफ लड़ रहा था जबकि चीन पर्दे के पीछे उस अभियान में शामिल था। जी हां दोस्तों, वाकई में इस अमेरिकी रिपोर्ट ने भारत को चौंका कर रख दिया कि कैसे भारत के दुश्मन पाकिस्तान की मदद कर रहा था चाइना दोस्तों भारत के खिलाफ। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें,
गाजा में सेना तैनाती की कमान खुद संभालना चाहता है पाकिस्तान। अमेरिका से बात कर रहे असीम मुनीर। दोस्तों, पाकिस्तान गाजा में प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद ने संकेत दे दिया है कि यदि यह फोर्स तैनात होती है तो पाकिस्तान चाहता है कि उसका सैन्य नेतृत्व इसकी कमान संभाले और एक वरिष्ठ पाकिस्तानी जनरल इस फोर्स का नेतृत्व करे। हालांकि पाकिस्तान की भागीदारी राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक शर्तों से जुड़ी होगी। न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान की यह भूमिका व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर निर्भर करेगी, जिसमें इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर स्पष्ट राजनीतिक आश्वासन और पाकिस्तान के लिए दीर्घकालिक आर्थिक व सुरक्षा गारंटियां शामिल हैं। इस प्रस्तावित फोर्स को गाजा में युद्धोपरांत स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से तैनात करने पर विचार हो रहा है। दोस्तों, खुफिया जानकारी के मुताबिक अमेरिका का एक वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ राजनयिक और रक्षा प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हालात अनुकूल होने पर गाजा में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण तंत्र को तेजी से तैनात करने में रुचि दिखाई है। दोस्तों, मुनीर की इस योजना का पाकिस्तान में विरोध शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के शीर्ष राजनीतिक और राजनीतिक नेताओं के समूह ने इस तैनाती के खिलाफ चेतावनियां दे दी हैं। इसी सप्ताह सोमवार को पाकिस्तान के जाने माने इस्लामिक विद्वान मुफ्ती तकी उस्मानी की अध्यक्षता में शीर्ष धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के एक समूह ने कराची में अहम बैठक की। इसमें देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और शिया विचारधारा के नेताओं के साथ ही पाकिस्तान की धार्मिक राजनीतिक पार्टियों जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल और जमात इस्लामी के नेता भी शामिल हुए। दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों, मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।